हेलो फ्रेंड्स, पोल पाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। दोस्तों, आज की प्रैक्टिस में अरस्तू पर आधारित क्वेश्चन हमने रखे हैं। आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल। अभी हमारे पास 2-3 महीने का समय कम से कम है, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो या एमपी वर्ग 1 का मेंस हो, सेकंड एग्ज़ाम जो है होना है, इनमें काफ़ी समय है। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो सीक्वेंस में फर्दरेंस में लगे हुए हैं। इस बीच हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आपका रिवीजन भी होगा और आपका कोर्स भी कंप्लीट होगा। अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है तो कोर्स भी कंप्लीट होता रहेगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी। और आप अगर मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आप देखते होंगे कि मैं कितना ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि आपका प्रैक्टिस में ही आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, ऐसा आप फील करेंगे। इसके अलावा कोर्स के वीडियोज़ भी चैनल पर अपलोडेड हैं, तो आप वहाँ से भी अपने नोट्स बना सकते हैं। आप हमसे जुड़े हैं तो निश्चिंत हो जाइए। पोल साइंस आपकी ज़ुबान पर चढ़ जाएगी। आप नींद में भी जो है आंसर करेंगे, इतना विश्वास रखिए। और आपको करना क्या है कि बिना गैप किए प्रैक्टिस करनी है। जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उनको, उनके एक्सप्लेनेशन को और जो उनके आंसर्स हैं उनको अच्छे से ध्यान से करना है और सुनना है, प्लस उसके नोट्स भी बनाने हैं। और आप पोल साइंस से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेटो ने किसे ज्ञान का देवदूत कहा था। प्लेटो ने किसे ज्ञान का देवदूत कहा था। ऑप्शन है सेल्फस, अरस्तु, सुकरात, सोफिस्ट। तो प्लेटो ने अरस्तु को ही कहा था। क्या कहा था कि ज्ञान का देवदूत इनको बोला था, अरस्तु को। और इन्होंने अरस्तु को अपनी अकादमी का मस्तिष्क बोला था। जो इनकी प्लेटो की अकादमी थी, यूनिवर्सिटी अकादमी का मस्तिष्क बोला था। मस्तिष्क बोला था, अकादमी का मस्तिष्क। किसको? अरस्तु को। देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरस्तु की अकादमी का नाम था, तो देखते हैं ऑप्शन, लिसियम, अकादमी, लिवायथन। इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? तो अरस्तु की अकादमी का नाम जो है लिसियम था। ये अरस्तु की अकादमी, अरस्तु ने इसको स्थापित किया था। और जबकि जो प्लेटो की अकादमी का नाम क्या था? अकादमी ही था। तो ये प्लेटो ने यूनिवर्सिटी, जो विश्व की पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती है, तो ये जो है प्लेटो ने स्थापित की थी, इसका नाम अकादमी था। तो ये हो गया अरस्तु की और ये हो गई प्लेटो की। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अरस्तु किस पद्धति में विश्वास करता था। तो अरस्तु किस पद्धति में विश्वास करता था? ऑप्शन है तुलनात्मक, प्रयोजनात्मक, आगमन, उपर्युक्त, सभी। तो अरस्तु जो है, जितनी भी ये दी गई हैं, इन सभी पद्धतियों में जो है अरस्तु विश्वास करता था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तुलनात्मक, प्रयोजनात्मक, आगमन, ऐतिहासिक, प्रयोजनमूलक, ये सारी जो हैं अरस्तु इनको यूज करता था। और जो ये प्रयोजनमूलक है, ये जो इसमें राज्य का सिद्धांत दिया है, तो जो राज्य पर विचार दिए हैं तो इसी पद्धति में दिए हैं। प्रयोजनमूलक पद्धति में जो है इन्होंने क्या किया है? राज्य पर विचार दिया है। राज्य पर विचार क्वेश्चन आता है, राज्य पर विचार किस पद्धति में दिया गया है? तो प्रयोजनमूलक पद्धति में दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन दिया, ऑप्शन आपका यस, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। अरस्तु को जनक माना जाता है जीव विज्ञान का, राजनीति विज्ञान का, संवैधानिक सरकार का, विधि के शासन के जनक का। तो एक्चुअली यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गलत दिए हैं, चलो देख लेते हैं, एक और रख लेते हैं, उपर्युक्त सभी। तो ये जो है अरस्तु को जनक माना गया है, जीव विज्ञान का भी जनक माना गया है, और राजनीति विज्ञान का भी जनक माना गया है, संवैधानिक सरकार का भी जनक माना गया है, विधि के शासन का भी जनक माना गया है। इन्होंने जीव विज्ञान को पर इनके काफ़ी रिसर्च वगैरह थे, पढ़ा, इसको काफ़ी अध्ययन किया था, तो इनको जीव विज्ञान का भी जनक माना जाता है। और राजनीति विज्ञान जो है
राजनीति विज्ञान का जनक इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने नीति शास्त्र से जो है राजनीति विज्ञान को पूर्णतः पृथक किया और इसका वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन किया। और राजनीति शब्द का जो है प्रयोग भी सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु ने ही किया था। अगर क्वेश्चन आता है कि राजनीति शब्द का प्रयोग सबसे जो राजनीति शब्द प्रथमतः अरस्तु के द्वारा ही प्रयोग किया गया था, अरस्तु के द्वारा प्रयोग में लाया गया था, इनके द्वारा ही राजनीति शब्द का प्रयोग किया गया था। और क्योंकि ये संवैधानिक सरकार जो है संविधान के शासन को इन्होंने सर्वोच्च माना था, तो इसलिए संवैधानिक सरकार का इनको जनक बोला जाता है। विधि के शासन को इन्होंने सर्वोच्च माना था, तो विधि के शासन का जनक इनको माना जाता है। तो ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये मतलब ये सभी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है सभी के जनक माने जाते हैं, जीव विज्ञान का, राजनीति विज्ञान का, संवैधानिक सरकार का, विधि के शासन का, इन सभी के अरस्तु जनक माने जाते हैं। जो है अरस्तु बहुत ही प्रतिभाशाली थे और तभी उनको प्लेटो ने अपनी अकादमी का मस्तिष्क बोला था। तो ऑप्शन आपका लास्ट उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अरस्तु विचारक था, आदर्शवादी विचारक था, या उपयोगितावादी था, या यथार्थवादी था, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अरस्तु जो विचारक था ये यथार्थवादी था, यथार्थवादी विचारक था। और जबकि आदर्शवादी कौन था? आदर्शवादी प्लेटो थे, प्लेटो आदर्शवादी विचारक थे। और उपयोगितावादी बेंथम थे, बेंथम जो है उपयोगितावादी थे। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, अरस्तु यथार्थवादी विचारक था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरस्तु के अनुसार परिवार क्या है? राज्य की इकाई है, या परिवार राज्य का वृहद रूप है, बृहद रूप है, वृहद नहीं, बृहद रूप है, या परिवार राज्य से बाहर है, या परिवार राज्य से बड़ा है। तो अरस्तु के अनुसार परिवार जो है किसकी? राज्य की इकाई है। क्योंकि अरस्तु मानते हैं, अरस्तु कहते हैं कि परिवार किससे बनता है? स्त्री, पुरुष एवं बच्चों से बनता है। परिवार स्त्री, पुरुष एवं बच्चों से बनता है। और यही जो है स्त्री, पुरुष, बच्चों से परिवार बनता है। और ये बच्चे जो है आगे क्या करते हैं? आगे जो है और परिवार बनाते हैं। और इन परिवार से क्या बनता है? गांव बनता है। गांव, जब ये इन बच्चों के जब परिवार बनते हैं तो उनसे गांव बनता है। फिर गांव से क्या बनता है? समाज बनता है। गांव से समाज बनता है। और समाज से क्या बनता है? समाज से बनता है राज्य। तो जो है परिवार ये स्त्री पुरुष बच्चों से बनता है। और ये बच्चे जो हैं फिर आगे परिवार का निर्माण करते हैं उनसे, और उन सारे परिवारों से गांव बनता है। गांव से समाज, समाज से राज्य। तो क्या हुआ? परिवार क्या है? परिवार राज्य की इकाई हो जाती है, ये है। तो अरस्तु के अनुसार परिवार राज्य की इकाई है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रयोजन मूलक पद्धति को कहते हैं। जो प्रयोजन मूलक पद्धति है, जो कि मैंने बताया था कि राज्य का विचार इसी पद्धति में अरस्तु ने दिया है, तो इसको और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है स्वदेश मूलक, अप्रयोजन मूलक, ऐतिहासिक मूलक, सभी। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जो प्रयोजन मूलक पद्धति है इसको स्वदेश मूलक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति के पूर्व है। अरस्तु के अनुसार क्या है? राज्य व्यक्ति के पूर्व है, राज्य व्यक्ति के बाद है, राज्य व्यक्ति के बराबर है, राज्य व्यक्ति के नीचे है। तो अरस्तु के अनुसार जो है राज्य व्यक्ति के पूर्व है, राज्य व्यक्ति के पूर्व है। ये कथन है इनका, अरस्तु का, कि राज्य व्यक्ति के पूर्व है। बहुत ही फेमस कथन है। ये है क्यों? क्योंकि जो है ये इन्होंने राज्य को सावयवी संबंध के रूप में देखा है। जैसे कि अंगी और अंग का संबंध, अंगी और अंग का संबंध। अंग जो है क्या होता है? संपूर्ण होता है,
अंग संपूर्ण होता है, ये संपूर्ण होता है और ये अंश होता है। अंगी जो है क्या होता है, अंश होता है। तो अगर हम तार्किक रूप में देखें तो अंगों से ही क्या बनता है, अंगों से ही अंग बनता है। और ये यहाँ पर उल्टा हो गया है, इसको पहले ठीक कर लेते हैं। अंग का अंगी संपूर्ण होता है, ये जो अंगी होता है ये संपूर्ण होता है, संपूर्ण। और ये जो अंग होता है ये अंश होता है, अंश होता है। और ये मानते हैं कि जो अंगी संपूर्ण और जो अंग होता है ये अंश होता है। तो इनको जो राज्य और व्यक्ति के बीच में यही माना है इन्होंने। तो अगर ये कहते हैं कि वैसे तो अंग से ही अंगी बनता है, यानी अंगों से ही ये संपूर्ण बनता है, संपूर्ण शरीर बनता है, लेकिन अगर मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो पहले संपूर्ण की चर्चा होती है, अंग की चर्चा बाद में होती है। तो जिस प्रकार जो है संपूर्ण से जो है अंश या अंग जो है शरीर से अलग, उसका कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार व्यक्ति का भी राज्य से बाहर कोई महत्व नहीं है। और ये कहते हैं कि जो व्यक्ति राज्य के बाहर रहता है या तो वो पशु है या देवता है। तो ये ऐसा मानते हैं कि राज्य के अंदर ही व्यक्ति का महत्व है और अपनी जो है व्यक्ति अपनी आत्मनिर्भरता राज्य में ही रहकर प्राप्त कर सकता है। राज्य के बाहर, राज्य के विरुद्ध उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और इसीलिए इन्होंने कहा है जो व्यक्ति राज्य के बाहर रहता है या तो वो पशु है या देवता। ये भी इनका कथन है कि राज्य के बाहर जो व्यक्ति रहता है या तो वो पशु है या देवता, ये इनका कथन है। तो इन्होंने क्या है, राज्य में सावयवी संबंध माना है, अंगी और अंग का संबंध माना है। इसलिए जब अंगी की चर्चा जो है पहले होती है तो और अंग के बाद में, तो इन्होंने अंगी किसको राज्य को माना है, राज्य को, और अंग जो है व्यक्ति को माना है, अंश जो है व्यक्ति को माना है। तो वही है कि जैसे अंगी की चर्चा पहले होती है वैसे राज्य की चर्चा पहले होगी, व्यक्ति की बाद में होगी। तो यही है इनके इस कथन का मतलब कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है, यानी कि व्यक्ति से पूर्व पहले जो है राज्य है, राज्य पहले और व्यक्ति बाद में। ये इनका इस कथन का मतलब निकलता है। अरस्तु के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अरस्तु समर्थक थे, किस चीज़ का समर्थन करते थे? जो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं उनमें से किस चीज़ का समर्थन करते थे? पुरुष प्रधान समाज का, स्त्री प्रधान समाज का, पुरुष एवं स्त्री दोनों की प्रधानता जिस समाज में हो उस समाज का, या उपर्युक्त सभी। तो अरस्तु जो हुए पुरुष प्रधान समाज के समर्थक हैं, पुरुष प्रधान समाज के ये समर्थक माने जाते हैं। और अरस्तु कहते हैं कि स्त्री को चार दीवारी के अंदर रहना चाहिए। क्या है? स्त्रियों को चार दीवारी के अंदर रहना चाहिए, चार दीवारी के अंदर रहना चाहिए, ऐसा ये कहते हैं। क्योंकि ये मानते हैं कि स्त्रियों को बस बच्चों का लालन पालन करना चाहिए और घर के काम करना चाहिए, ये, और इनको चार दीवारी के अंदर ही रहना चाहिए ये। और क्या कहते हैं, स्त्रियों का स्थान घर की चार दीवारी में है, ये बोलते हैं। और कहते हैं कि पुरुषों की शोभा आज्ञा देने में है और स्त्रियों की शोभा आज्ञा ग्रहण करने में है, ये भी इनका फेमस कथन है। और कहते हैं कि परिवार मानवता की प्रथम पाठशाला है। ये क्या मानते हैं कि जो परिवार है, परिवार मानवता की प्रथम पाठशाला है, प्रथम पाठशाला है। तो ये इनके विचार हैं जो कि समाज को लेकर के, कि इसमें पुरुष की प्रधानता होती है, स्त्रियों को इन्होंने निम्न स्थान दिया है समाज में, जबकि प्लेटो ने स्त्रियों के जो है बराबर का अधिकार दिया था। उन्होंने जो साम्यवाद की स्थापना की थी उसमें स्त्रियों को भी रखा था कि वो अपने घर की चार दीवारी से निकलकर, घर के बंधनों से छूटकर जो है समाज के निर्माण में जो है राज्य के कार्यों में योगदान अपना दे सकती थी। तो ये है अरस्तु जो है। अब ये क्वेश्चन आता भी है कि अरस्तु जैसे जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत हुआ, ये जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत होते हैं उसमें एक
ये था कि पित्त सत्तात्मक और मात्र सत्तात्मक। तो पित्त सत्तात्मक में समर्थक अगर अरस्तु आता है ऑप्शन में तो आपको अरस्तु टिक करना है, क्योंकि अरस्तु पित्त सत्तात्मक समाज के समर्थक माने जाते हैं, क्योंकि ये पुरुष प्रधान के समर्थक हैं। तो पित्त सत्तात्मक जो है राज्य का दैवीय उत्पत्ति का जो पित्त सत्तात्मक सिद्धांत है वो भी यही बताता है कि पुरुष प्रधान समाज की व्याख्या करता है। तो ये ऑप्शन आपका पहला ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि अरस्तु ने निजी संपत्ति के अंतर्गत समर्थन किया। तो किसका समर्थन किया? ऑप्शन ए है प्राकृतिक संपत्ति का, कृत्रिम संपत्ति का, संपत्ति से बनी संपत्ति का, उपर्युक्त कोई नहीं। तो जो अरस्तु हैं ये जो है निजी संपत्ति का इन्होंने समर्थन किया है, लेकिन निजी संपत्ति के अंतर्गत इन्होंने प्राकृतिक संपत्ति का इन्होंने क्या किया है? प्राकृतिक संपत्ति का समर्थन किया है। प्राकृतिक संपत्ति क्या होती है? और प्राकृतिक संपत्ति होती है कि जिसमें प्रकृति का योगदान हो, प्रकृति के योगदान से संपत्ति बनाई जाए, यानी कि जैसे खेती जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए, तो जिसमें प्रकृति का योगदान हो ऐसी उस जगह से जो निकली हुई संपत्ति है उसे प्राकृतिक संपत्ति के दायरे में रखा है। और इसको जो है अरस्तु मानते हैं कि ये संपत्ति जो है मनुष्य जो है बना सकता है, अपने पास रख सकता है। लेकिन इन्होंने कृत्रिम संपत्ति को जो है समर्थन नहीं किया है। कृत्रिम संपत्ति क्या होती है? संपत्ति से बनाई गई संपत्ति, संपत्ति से बनाई गई संपत्ति, संपत्ति से बनाई गई संपत्ति ये कृत्रिम संपत्ति है। और इसी को जो है इसका इन्होंने विरोध किया है और ये कहते हैं कि जो है जो प्राकृतिक संपत्ति है वो मनुष्य रख सकता है, कृत्रिम संपत्ति उसको नहीं रखनी चाहिए। और इन्होंने कहा है कि प्राकृतिक संपत्ति उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हो, और ज़्यादा संपत्ति नहीं व्यक्ति को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा संपत्ति जो है व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है और आर्थिक विषमता लाती है। समाज में ये आर्थिक विषमता लाती है, और ये आर्थिक विषमता क्या होता है? क्रांति को जन्म देती है। इन्होंने ऐसा बोला कि आर्थिक विषमता, ज़्यादा संपत्ति रखने से आर्थिक विषमता आती है और आर्थिक विषमता समाज में क्रांति को जन्म देती है। और अरस्तु ने 3 प्रकार की संपत्ति का वर्णन किया है: सार्वजनिक संपत्ति एवं सार्वजनिक उपयोग, सार्वजनिक संपत्ति एवं निजी उपयोग, निजी संपत्ति एवं सार्वजनिक उपयोग। तो अरस्तु ने जो निजी संपत्ति एवं सार्वजनिक उपभोग का समर्थन किया है, जो 3 प्रकार की दी हैं: सार्वजनिक संपत्ति एवं सार्वजनिक उपयोग, सार्वजनिक संपत्ति एवं निजी उपयोग, और सार्वजनिक संपत्ति एवं सार्वजनिक उपभोग। तो इसी का निजी संपत्ति एवं सार्वजनिक उपभोग, तो इसका समर्थन किया है। जो 3 प्रकार की संपत्ति आप मेरे एक्सप्लेनेशन से नोट डाउन कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। लेकिन ये जो निजी संपत्ति एवं सार्वजनिक उपभोग, सार्वजनिक उपभोग, इसका जो है समर्थन किया है अरस्तु ने। इसका जो है समर्थन अरस्तु ने किया है। अरस्तु ने किया है। 3 प्रकार की संपत्ति बताई हैं, संपत्ति का उपभोग बताया है कि कैसे कैसे होना है, और उसमें जो है इसका समर्थन अरस्तु ने किया है। और यही जो है गांधी जी भी इसी का समर्थन करते हैं। गांधी जी भी क्या है? इसका समर्थन करते हैं, इसका समर्थन करते हैं। और इसको क्या नाम क्या बोलते हैं? ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत इसको बोला जाता है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। तो ये हो गया संपत्ति के बारे में अरस्तु के विचार, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे वो सारे इसमें मैंने डाल दिए हैं इस एक्सप्लेनेशन में। तो देखिए आपका यहाँ से पूरा एक मतलब सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। टॉपिक वाइज आपका सिलेबस जो है यहाँ से कंप्लीट होगा, प्लस रिवीजन भी होगा। तो जो इसमें संपत्ति से रिलेटेड अरस्तु के जो भी विचार हैं, लगभग इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी मैंने इस एक्सप्लेनेशन में डाल दी हैं। तो आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं, जो मैंने एक्सप्लेन किया है, जो लिखा है उन सब से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरस्तु के अनुसार दास प्रथा उचित है। तो दास प्रथा पर विचार देते हुए अरस्तु के अनुसार जो है दास प्रथा
उचित है किसके लिए? सिर्फ स्वामी के लिए, सिर्फ दास के लिए, दोनों के लिए, किसी के लिए भी नहीं। तो अरस्तु के अनुसार दास प्रथा उचित है दोनों के लिए। अरस्तु कहता है कि दास प्रथा स्वामी एवं दास दोनों के लिए उचित है। क्यों उचित है? क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं होते बने ही ऐसे होते हैं कि उनको जो है आज्ञा पालन करने के लिए उनका जन्म होता है, यानी कि वो जन्म से ही ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होते हैं, दास बनने के लिए जन्म लेते हैं। ऐसा अरस्तु कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। कुछ लोग जन्म से ही मूर्ख होते हैं जो दास बनने के लिए जन्म लेते हैं, और कुछ लोग बुद्धिमान एवं समझदार होते हैं जो कि स्वामी या राजा बनने के लिए ही जन्म लेते हैं। और तो अरस्तु कहते हैं स्वामी जो है ये दास प्रथा स्वामी एवं दास दोनों के ही हित में है। स्वामी के हित में है इसलिए क्योंकि अवकाश के टाइम पर जब उसके पास समय होगा तो अपने कार्य को उत्कृष्ट करने में लगाएगा। अगर दास बाकी घर के काम कर लेगा तो स्वामी को टाइम मिलेगा तो वो अपने उत्कृष्ट कार्य जिसमें उसको स्पेशलाइजेशन है, जो उसका फील्ड है, उसमें और अच्छा टाइम दे पाएगा, अच्छे से कर पाएगा। और दास के लिए क्यों उपयुक्त है? क्योंकि स्वामी जो है स्वामी के साथ दास रहेगा तो दास की बुद्धि का विकास होगा। और नैतिक आधार पर, प्राकृतिक आधार पर उसने ये विवरण दिया है कि कुछ लोग ऐसे पैदा ही होते हैं। दासता का प्राकृतिक आधार ये हो गया। अगर दासता नैतिक भी है, नैतिक आधार पर वो क्या कहता है कि क्योंकि कुछ लोग दूसरे संगत से ही सीखते हैं तो दूसरों के निर्देशों पर आज्ञा का कार्य करते हैं, और इस प्रकार जब वो दूसरे के निर्देश पे कार्य करते हैं तो उनका नैतिक विकास होता रहता है। तो ये नैतिकता के आधार पर इन्होंने बताया है। और अगला बताते हैं कि सामाजिक आधार पर कैसे ये उचित है। 3 आधार बताए हैं इन्होंने कि कैसे ये उचित है। तो ये अरस्तु जो है सामाजिक आधार पर ऐसे उचित इसको ठहराते हैं कि स्वामी एवं दास अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो सामाजिक हितों की सिद्धि स्वतः हो जाएगी। तो इस तरह से अरस्तु जो है दास प्रथा को स्वामी एवं दास दोनों के लिए हितकर बताते हैं। और प्लेटो ने दास प्रथा के बारे में कुछ खुल के नहीं बोला था, जबकि अरस्तु ने खुल के बोला और उस पर अपने विचार दिए कि क्या दास और स्वामी के संबंध कैसे हों। इन्होंने ये भी कहा है कि जो है स्वामी के साथ दास के साथ मानवता का व्यवहार करना चाहिए, और दास जो है घरेलू जो काम धंधे होते हैं उनको करने के लिए रखना चाहिए। ये सब इनके दास प्रथा के बारे में खास विचार हैं। तो आप जो भी आपके लिए नया है एक्सप्लेनेशन से नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं 12th कहता है अरस्तु का विशेष न्याय क्या है? वितरणात्मक है या सुधारात्मक है, दोनों है, कोई नहीं। तो इसमें भी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि अरस्तु का न्याय जो है ये वितरणात्मक भी है और सुधारात्मक भी है। वितरणात्मक में ये कहते हैं कि जो अनुपातिक न्याय की बात करते हैं, अनुपात के अनुसार वितरणात्मक न्याय का संबंध राज्य एवं व्यक्ति के बीच बताया है। व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार राज्य के लिए कार्य करता है और टैक्स देता है। उसी अनुपात में राज्य व्यक्ति को पद सोपान और पुरस्कार देता है। तो ये अनुपात जो वितरणात्मक न्याय है ये आनुपातिक, दूसरा इस तरह भी पूछ सकता है आनुपातिक न्याय की बात किसने की, तो ये अरस्तु ने की है। आनुपातिक न्याय की बात करता है, ये आनुपातिक न्याय की बात करता है। कहता क्या है ये आनुपातिक न्याय जो कहता क्या है? ये कहता है कि व्यक्ति जिस मतलब अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार राज्य के लिए कार्य करेगा और कर देगा, उसी अनुपात में, तो इसको हम देख लेते हैं, जिस अनुपात में राज्य के लिए कार्य करेगा, जैसे कि कार्य करेगा, टैक्स देगा, और तो उसी अनुपात में जितना बड़ा व्यक्ति का योगदान होगा तो राज्य क्या करेगा, व्यक्ति को क्या देगा, पद सोपान पुरस्कार इन सब से नवाजेगा। ठीक है, पद सोपान पुरस्कार ये सारी चीज़ें देगा। तो क्या हुआ, अनुपात, जिस रेशियो में हम अपना योगदान देंगे उसी रेशियो में राज्य हमको पद सोपान एवं पुरस्कार देगा।
तो ये अनुपातिक न्याय भी हो गया, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अनुपातिक न्याय है, वितरणात्मक न्याय है, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। और इसको अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा वीडियो देखें, आएगा समझ में। सुधारात्मक, दूसरा इन्होंने सुधारात्मक न्याय दिया। न्याय जो इनका विशेष न्याय है, इसको 2 भागों में इन्होंने जो है बांटा था। और सुधारात्मक न्याय में कहते हैं कि इसका जो है राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक ये संबंध, अच्छा हाँ, जो ये संबंध है, जो पहला संबंध है इनका वितरणात्मक और अनुपातिक, तो क्या है, राज्य एवं व्यक्ति, ये राज्य एवं व्यक्ति में संबंध, ठीक है, राज्य एवं व्यक्ति के बीच संबंध की बात करता है, राज्य एवं व्यक्ति के बीच संबंध की बात करता है इनका वितरणात्मक या अनुपातिक न्याय। और जो सुधारात्मक है, ये क्या है, होता है, ये व्यक्ति एवं व्यक्ति एवं व्यक्ति के परस्पर संबंध होते हैं इसमें, ठीक है, परस्पर संबंध की बात करता है। और इसमें कहता क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी संविदा को तोड़ेगा या दूसरे व्यक्ति के मान सम्मान संपत्ति को, उसकी जान माल को हानि पहुंचाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, राज्य ऐसे व्यक्ति को दंडित करता है और समाज सुधार लाने का प्रयास करता है। तो ये व्यक्ति को और व्यक्ति के बीच में संबंध की बात करता है कि अगर व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचा रहा है तो और संविदा को तोड़ रहा है, तो ऐसे में राज्य उसको दंडित करेगा। तो इनका जो है प्लेटो का सिद्धांत कैसा था, स्वकर्तव्य मूलक था, और इनका जो है कानूनी होते हुए भी नैतिक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आंसर आपका विशेष न्याय, ज़्यादा गुच्छपच्छ हो गया, और क्या है, विशेष न्याय, अच्छा हाँ, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें दोनों हैं, वितरणात्मक भी है और सुधारात्मक भी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरस्तु ने कितने संविधानों का अध्ययन किया? 100, 156, 157, 158। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अरस्तु ने जो है 158 देशों का भ्रमण किया और वहाँ के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। क्या है, तुलनात्मक पद्धति इन्होंने इस्तेमाल की थी ना, वही बात है यहाँ पर इस्तेमाल की है। तो तुलनात्मक अध्ययन किया था, तुलनात्मक अध्ययन किया था। और ये जो है क्या किया था कि संविधान का और राज्य का, जो राज्य में सरकारें थीं और संविधान का, इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया था। और अध्ययन करके फिर जो है इन्होंने राज्य का वर्गीकरण किया था, इसका संविधान या राज्य का वर्गीकरण किया था। संविधान या राज्य का सबसे पहला जो है एक विस्तृत वर्गीकरण, सबसे पहला एक जो वर्गीकरण किया गया है, ये अरस्तु द्वारा ही किया गया है। और उस समय जो है संविधान और राज्य में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, क्योंकि इनका मानना था कि जो है, जो संविधान में चीज़ें दी गई हैं वो उसको राज्य अप्लाई करता है, तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन करता है और राज्य का वर्गीकरण करता है। कैसे? संस्था के आधार पर, संस्था के आधार पर और गुण के आधार पर, गुण के आधार पर उत्कृष्ट एवं निकृष्ट बताता है। संस्था के आधार पर एक व्यक्ति, दो व्यक्ति और एक व्यक्ति, बहुत व्यक्ति और एक व्यक्ति, कई व्यक्ति और बहुत सारे व्यक्ति का शासन बताता है। तो जो है 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया है अरस्तु ने। देखते हैं ऑप्शन डी इसमें सही होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरस्तु ने शासन प्रणाली का वर्गीकरण कितने आधार पर किया है? 2, 3, 4, 5। तो कितने आधार पर किया? अभी हमने जस्ट बात की थी। तो अरस्तु ने जो है इसका जो है शासन प्रणाली का वर्गीकरण 2 आधार पे किया है। कौन कौन से? ये इन्होंने किया है संस्था के आधार पे और गुण के आधार पे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। पहले देखते 2 आधार पे किया था। पहला क्या किया था? संस्था के आधार पर, संस्था के आधार पे, और दूसरा किया था गुण के आधार पे। ठीक है, गुण के आधार पे किया था। संस्था के आधार पर क्या होता है? एक व्यक्ति का शासन, एक व्यक्ति का शासन,
दो व्यक्ति का शासन, कई व्यक्तियों का शासन, कई व्यक्तियों का शासन और बहुत सारे व्यक्तियों का शासन। तो ये जो होगा, ये एक व्यक्ति का हो जाएगा राजतंत्र, राजतंत्र, कई का हो जाएगा कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र, और बहुत का हो जाएगा लोकतंत्र, लोकतंत्र। अब गुण में क्या किया इन्होंने, गुण को भी इन्होंने दो किया है, दो भागों में बांटा है, उत्कृष्ट, निकृष्ट, निकृष्ट। तो जब ये उत्कृष्ट शासन होगा, यानी कि जब राजा जो है समाज के लिए शासन करेगा तो ये राजतंत्र रहेगा, यानी कि जब अच्छा शासन उसका अच्छा होगा तो राजतंत्र होगा, नहीं तो अताताई तंत्र हो जाएगा। अगर निकृष्ट हुआ शासन, ये निकृष्ट हो जाता है तो अताताई तंत्र, अताताई तंत्र हो जाएगा। और ऐसे ही कई व्यक्तियों शासन, अगर अच्छा शासन समाज के हित में है तो कुलीन तंत्र रहेगा, नहीं तो वो गुट तंत्र हो जाएगा, क्योंकि वो एक ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं, एक गुट के लिए काम कर रहे हैं, अपनी गुट की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो गुट तंत्र हो जाएगा, गुट तंत्र, समूह तंत्र, ऐसे करके ये हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे व्यक्ति जब समाज के लिए काम करते हैं तो लोकतंत्र होता है, और अगर वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं तो भीड़ तंत्र हो जाएगा, समाज की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो वो भीड़ तंत्र हो जाएगा। तो अगर समाज की भलाई में काम किया जा रहा है तो ये उत्कृष्ट, ये हो जाएगा राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, और अगर वो समाज की भलाई में काम नहीं करते हैं तो अताताई तंत्र, गुट तंत्र, भीड़ तंत्र, ये हो जाता है। और ये एक व्यक्तियों का शासन राजतंत्र होगा, कई व्यक्तियों का कुलीन तंत्र होगा, बहुत सारे व्यक्तियों का लोकतंत्र होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पहले प्राचीन कालीन विचारक जिन्होंने राज्य या संविधान का व्यवस्थित वर्णन किया, तो प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, मैकियावली। तो अरस्तु थे जिन्होंने व्यवस्थित वर्णन किया था ये संविधान का और इसका राज्य या संविधान का। ये कहते हैं कि राज्य और संविधान एक ही चीज़ है, पहले राज्य और संविधान में अंतर नहीं था, तो राज्य संविधान को एक ही चीज़ इन्होंने माना। और क्योंकि कहते हैं कि जो चीज़ें राज्य और संविधान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि राज्य के पदों का वर्गीकरण संविधान में होता है, राज्य की सर्वोच्च सत्ता का निवास संविधान में होता है, और राज्य का आधार संविधान होता है, तो राज्य और संविधान में कोई अंतर नहीं अरस्तु के अनुसार। तो ये जो है अरस्तु ने इसका विस्तृत वर्णन किया था। देखते हैं क्वेश्चन 16, अरस्तु के अनुसार क्रांति है, ऑप्शन है अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या होती है, मतलब तो ए आमूलचूल परिवर्तन, कुछ भी परिवर्तन नहीं, कुछ भी परिवर्तन यानी कुछ भी परिवर्तन होता है, थोड़ा सा भी परिवर्तन, छोटा परिवर्तन भी होता है, और सी है सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन। तो अरस्तु के अनुसार क्या है, अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन हो रहा है, इवन चुनाव के बाद सरकार भी चेंज हो रही है, तो क्या है वो क्रांति के दायरे में अरस्तु उसको रख देता है, कहता है कि थोड़ा सा भी परिवर्तन क्रांति होती है। जबकि जो है वर्तमान क्रांति अमूलचूल परिवर्तन की बात करती है। जो अगर हम वर्तमान क्रांति की बात करें, वर्तमान क्रांति की बात करते हैं तो ये अमूलचूल मतलब बहुत ज़्यादा परिवर्तन, अमूलचूल परिवर्तन की बात करती है। जब बहुत ज़्यादा परिवर्तन कुछ होगा, बड़ा परिवर्तन, तभी वो क्रांति कहलाएगी। तो ये जो 1649 की ईस्वी की इंग्लैंड की क्रांति है, खूनी क्रांति है, इसे ये पहली क्रांति मानी जाती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आप देख लें। जो 1649 की ये खूनी क्रांति, इसमें राजा को इन्होंने फांसी पर लटका दिया था। खूनी क्रांति जो है, खूनी क्रांति ये क्या है, कहाँ हुई थी, कहाँ, ये इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड की है ना, इंग्लैंड में होती है ये इंग्लैंड में होती है। ऐसे खूनी क्रांति बोलते हैं क्योंकि इसमें राजा को फांसी पे लटका दिया गया था। और इसी को जो है पहली, ये क्रांति जो है, इसी को पहली क्रांति, जो वर्तमान क्रांति है, उसकी पहली क्रांति माना गया है। अरस्तु के अनुसार तो कुछ भी चेंज है, सरकार भी चेंज हो रही है तो भी क्रांति है, लेकिन जो वर्तमान क्रांति की अगर हम बात करते हैं, वर्तमान क्रांति की बात करते हैं, तो ये पहली क्रांति है वर्तमान की, इसको माना जाता है। जिसमें इसमें फांसी किसको चढ़ाया गया था, इसमें चार्ल्स द्वितीय, जो चार्ल्स द्वितीय थे, ये भी आप नोट डाउन कर ले, आता है क्वेश्चन से ही है। चार्ल्स द्वितीय को इन्होंने फांसी पे लटका दिया था वहाँ की जनता ने। और ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरस्तु विश्वास करते हैं, किस में करते हैं,
विधि के शासन की सर्वोच्चता पर, राजा के शासन की सर्वोच्चता पर, मंत्रिपरिषद के शासन की सर्वोच्चता पर उपर्युक्त कोई नहीं। तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। विधि के शासन की सर्वोच्चता पर अरस्तु विश्वास करते हैं, तभी इनके विधि के शासन का जनक भी बोला जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 18। अरस्तु के अनुसार राज्य अपूर्ण इकाई है, आत्मनिर्भर नहीं है, पूर्ण एवं आत्मनिर्भर इकाई है, ए एवं बी दोनों। तो अरस्तु के अनुसार क्या है? राज्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर इकाई है। ऑप्शन सी आपका सही होता है। ये पूर्ण भी है और आत्मनिर्भर भी है। तो अरस्तु के अनुसार क्या है? राज्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर इकाई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अरस्तु मनुष्य को प्राकृतिक प्राणी मानते हैं, झगड़ालू मानते हैं, स्वार्थी मानते हैं, उपर्युक्त में सभी मानते हैं कि वो प्राकृतिक भी है, झगड़ालू भी है, स्वार्थी भी है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अरस्तु जो है मनुष्य को प्राकृतिक प्राणी मानते हैं और राज्य को क्या मानते हैं? राज्य को प्राकृतिक संस्था मानते हैं। ये भी क्वेश्चन है, ये सब आप नोट डाउन करेंगे इनको। राज्य को प्राकृतिक संस्था मानते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। अरस्तु प्राकृतिक प्राणी जो मनुष्य को प्राकृतिक प्राणी मानता है और राज्य को प्राकृतिक संस्था मानता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखते हैं 20th क्वेश्चन। अरस्तु ने कितनी जनसंख्या का समर्थन किया है? तो जो अरस्तु ने है अपने राज्य में कितनी जनसंख्या का समर्थन किया है? ऑप्शन पर्याप्त, बहुत ज़्यादा, बहुत कम, 5040। तो अरस्तु ने क्या कहा है कि अरस्तु ने पर्याप्त जनसंख्या का समर्थन किया है। इन्होंने कहा है कि जनसंख्या जो है न बहुत कम होनी चाहिए न बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इतनी हो कि वो आत्मनिर्भर बन सके और अच्छे से राज्य में सारी ज़रूरतें पूरी हो सके, इतनी होनी चाहिए। ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि प्राकृतिक संसाधन कम पड़े जा रहे हैं और इतने कम भी नहीं होने चाहिए कि वो मतलब उनकी संख्या ही नहीं दिख रही, वो रिसोर्स को यूज नहीं कर पा रहे हैं या फिर अपनी रक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे राज्यों पे आक्रमण कर रहे हैं। तो ऐसा कम भी ना हो, ज़्यादा भी ना हो, पर्याप्त होना चाहिए। जबकि प्लेटो ने बताया है एक राज्य की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5040 होनी चाहिए, ये प्लेटो ने बताया है। एक राज्य की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5040। ये प्लेटो के अनुसार है, अरस्तु के अनुसार है पर्याप्त जनसंख्या होनी चाहिए। तो आज हमने जो है 20 क्वेश्चन लिए थे और कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। तो आप पढ़ते रहें, एंजॉय करें, पढ़ाई में एंजॉय करें जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। और जो है डेली प्रैक्टिस में आप आते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।